नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल। एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं और फरीदाबाद से जो सफ़र तय शुरू हुआ था, जो फरीदाबाद से हमने सफ़र शुरू किया, वो रोहतक, सिरसा, करनाल, जींद, अंबाला, यमुनानगर होते हुए कलम करनाल में थे और उसके बाद हम पहुंचे हैं साइबर सिटी गुरुग्राम। 1330 किलोमीटर का सफ़र हमने हरियाणा में तय किया है और हरियाणा विधानसभा चुनाव को कवर करने की कोशिश की है। और यहाँ के एक एक आदमी की नब्ज, वो क्या चाहता है, उसकी क्या सोच है, वो क्या सोचकर वोट डालेगा, ये हमने जानने की कोशिश की। इस मंच पर तमाम दिग्गज आए, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। अब जब वोटिंग का दिन नज़दीक आ गया है, 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 8 को नतीजे आने हैं, ऐसे में आज हम गुरुग्राम में हैं और गुरुग्राम के लोग क्या सोचते हैं, एक बुद्धिजीवी का खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। तमाम वरिष्ठ पत्रकार, RWA प्रेसिडेंट हमारे साथ होंगे, उनसे हम पूछेंगे गुरुग्राम आखिर चाहता क्या है। जिस गुरुग्राम से रोहतक बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं, जिस गुरुग्राम से चंडीगढ़ उम्मीदें लगाए हुए हैं, जिस गुरुग्राम से हरियाणा उम्मीदें लगाए हुए हैं, आखिर वो गुरुग्राम किससे उम्मीद लगा रहा है, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। और सीधा मैं अब आपको हमारे एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल के मंच पर लिए चल रहा हूं, जहां हमारे साथ एक पैनल मौजूद है और चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं नीरजा मैम आपका। नीरजा चौधरी मैम हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ साथ अनिल जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। अनिल जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ RWA प्रेसिडेंट नरेंद्र यादव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में। नरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ नरेंद्र जी प्रेसिडेंट होम डेवलपर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और ग्रीनवुड फेडरेशन गुरुग्राम के भी अध्यक्ष हैं। तो हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ RWA यानी कि लोगों के सोसाइटी, लोगों का घर, उनकी समस्याएं, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए नरेंद्र जी हमारे साथ हैं। नीरजा मैम, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। कहते हैं हर चुनाव अपने आप में अलग होता है, अनोखा होता है और नया होता है। आपने तो कई दशक चुनाव देखे हैं। इस बार का हरियाणा इलेक्शन आप क्या अलग पाते हैं, क्या खास पाते हैं? देखिए, इस बार का इलेक्शन जो है 10 साल की सरकार बीजेपी की है, उसके बाद आ रहा है। 5 साल भी भुगतना बड़ा मुश्किल होता है। और आपको याद है पिछली बार बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आई थी 2019 में और कोalition करना पड़ा था बीजेपी को जेजेपी के साथ। अब 10 साल के बाद तो और भी एक्सपेक्टेशन लोगों की हो जाती है और किसी भी सरकार के साथ थकान महसूस होती है कि नई चीज़ चाहिए लोगों को हमेशा। तो वो बहुत भारी चुनौती होने वाली है। हालांकि बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर को ML खट्टर को हटाया, उनको दिल्ली भेज दिया और नायब वो प्रमोशन था, डिमोशन था मैम? आप जो भी मर्जी समझिए उसको। प्रमोशन तो नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी एकदम अलग थलग नहीं किया। लेकिन और नायब सैनी को लाए, एक ओबीसी चेहरे को लाए ताकि ओबीसी कंसोलिडेट हो। उनको एहसास है कि जाट वोट, किसान वोट नाराज़ है, खिसक गया है। और वो हमने देखा लोकसभा चुनाव में 5-5 हुआ, कांग्रेस को 5, बीजेपी को 5, तो एक इशारा था। लेकिन उनको टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए था। अगर पहले ये बदलाव हो गया होता तो शायद कहानी हो सकता है अलग होती। लेकिन खैर, वो तो देखेंगे 8 तारीख को क्या रिज़ल्ट होता है। लेकिन परिवर्तन के नीचे क्या है, मैं जहाँ भी जा रही हूँ, जिस स्टेट में मैं गई हूँ, अभी जम्मू कश्मीर होके आई हूँ, सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा आज देश में रोज़गार है। हमारा देश नौजवान देश है और लोगों के सामने अगर बात करिए तो सबसे पहली चीज़ वो कहेंगे। तो हरियाणा में गुड़गांव देखिए, यहाँ चमक दमक, लाइट्स, कारें, मतलब हम लोग बैठ के इत्मीनान से बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा तबका है जिसके पास बहुत नाराज़गी है, रोजगार नहीं, रोज़गार को लेके भी, दामों को लेके भी। अब देखिए, आप मैनिफेस्टो ले लीजिए हर पार्टी के, तो उसमें वही चीज़ें कहती हैं, फ्री बिजली, फ्री पेंशन, जितनी वैकेंसीज हैं जॉब्स की, रिजर्व जॉब्स की, खासकर सरकारी नौकरियों में उनका भरना, हर पार्टी वही कह रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों में दर्द है ना, जिसको महसूस कर रही है। अब क्या करेगी जो पार्टी पार में आएगी, क्या एक्शन प्लान है, वो तो देखने लायक चीज़ हो। मैं नीरजा मैम आता हूँ इस पर आपके पास। मैं यादव जी आपसे एक सवाल पूछता हूँ और मेरा सवाल ये आपसे कि गुड़गांव की व्यवस्था से, गुड़गांव की कानून व्यवस्था से, यहाँ की सफाई व्यवस्था से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, क्या गुड़गांव के वासी खुश हैं? देखिए, पिछले
अगर मैं कहूँ कि 2-2.5 साल से, और ख़ास तौर से जब इलेक्शन आते हैं जी। उस वक्त पता नहीं क्यों गुड़गांव की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती। ये तो उल्टा है। ये उल्टा है, जबकि होना बेटर चाहिए। जी। परंतु फिर भी इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता कि गुड़गांव को जो चाहिए वो सिस्टम गुड़गांव के पास नहीं है। गुड़गांव अकेला वो शहर है जो 65 से 70% रेवेन्यू स्टेट को देता है। बिल्कुल ठीक बात। उसके बावजूद भी 2014 से लेकर 2019 तक, जब भारतीय जनता पार्टी की कंप्लीट बहुमत के साथ सरकार थी, तो 2014 से 2019 तक गुड़गांव के अंदर बहुत काम हुए थे। इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि गुड़गांव के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ी हुई है। सिस्टम वही था, पर जहाँ तक सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात थी, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग भी की गई, पर प्लानिंग जो बड़ी बनती है उनको टाइम लगता है आने में। जैसे गवर्नमेंट ने मेट्रो का एक्सटेंशन किया था, काम भी शुरू हो चुका था, पर मेट्रो को बनने में 2-3 साल लगने थे। गुड़गांव में ट्रैफिक की बहुत समस्या है, और जैसे ही मेट्रो ओल्ड गुड़गांव पहुंचेगी तो ये काफ़ी हद तक समस्या अपने आप भी ख़त्म हो जाएगी। पर ये चांस की बात है, अनाउंसमेंट हुई और काम भी शुरू हुआ, पर मेट्रो को बनने में 2 से 3 साल लगेंगे। तब तक गुड़गांव के लोगों को ट्रैफिक का काफ़ी हद तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और आप एक चीज़ ये भी देखिए, पिछले 10 साल के अंदर अगर हम बात करें, गुड़गांव के अंदर सड़कें, फ्लाईओवर, अंडरपास ये भी बहुत बड़ी संख्या में बने हैं। पर गुड़गांव की जो पॉपुलेशन है वो पूरे एनसीआर के अंदर अगर सबसे ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी है तो वो गुड़गांव की बढ़ी है। यादव जी, एक सवाल है मेरा आपसे। देखिए, तमाम गढ़ होते हैं कई सियासी दलों के, सियासी घरानों के। गुड़गांव गढ़ क्यों नहीं बन पाता? 14 में अलग प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा, वो जीते, उसके बाद टिकट काटा। 19 में अलग प्रत्याशी, अब 24 में अलग प्रत्याशी। तो एक प्रत्याशी क्यों नहीं टिक पा रहा है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात भी है। अगर किसी भी पार्टी के अंदर प्रत्याशी बदला जा रहा है, किसी को मौका दिया जा रहा है, वो ठीक काम नहीं कर पाया अपने पीरियड में, तो अगली बार उसको चेंज भी किया गया। आपने देखा होगा बहुत सी पार्टी के अंदर तो ऐसा चलता है कि पूरी की पूरी जनरेशन ही उस पार्टी को चलाती। तो कम से कम बीजेपी के अंदर हर किसी को मौका दिया जाता है, और जिसने अच्छे काम भी किए हैं। आप सोचिएगा, गडकरी जी की बात करें, गडकरी जी को तीसरी बार सेम मंत्रालय दिया गया, और गडकरी जी ने पूरे हिंदुस्तान में जो काम किए, मैं समझता हूँ उस डिपार्टमेंट के अंदर आज तक तो हिंदुस्तान में इतने काम कभी नहीं होंगे जितने खबर तो ये उन्होंने भी आई किए। थी गडकरी साहब पीएम बनने वाले थे वैसे। देखिए, अगर खबर ये आई थी, लोगों में चर्चा भी हुई थी, और आप इस बात को मानिएगा भी कि जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो जनता भी इस बात को चर्चा करती है कि क्यों ना इनको आगे प्रमोट किया जाए, आगे इनको बड़ी पोस्ट दी जाए। मैं सर चाहता हूं कि यहाँ के जो लोग हैं, गुड़गांव के लोग, उन्हीं से ज़रा जान लेते हैं उनकी ज़ुबानी कि वो इस बार क्या चाहते हैं या उनकी क्या उम्मीद है। फिर मैं ऊपर मंच पर आता हूं। तो हमारे साथ गुड़गांव के लोग हैं। सेक्टर 29 में इस वक्त हम मौजूद हैं, और सेक्टर 29 गुड़गांव का, इसे आप हार्ट भी कह सकते हैं। यहाँ ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं। कुछ यूथ बैठे हुए हैं हमारे साथ। मैम, आप मुझे बताइए, आप यूथ के तौर पर अपनी होने वाली गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि सब अच्छा ही है, और जैसा बीजेपी कर रही है ऐसे ही करती रहे आगे। यानी आप चाहते हैं बीजेपी आए? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी आए। अच्छा, आप मैं भी यही चाहती हूँ। वैसे वोटिंग के लिए अभी मैं लीगल अभी हाँ अंडर एज है, बट लेकिन फिर भी बीजेपी ने अच्छा, जैसे आपने एक यूथ के तौर पे मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी अहम भूमिका होती है युवाओं की लोकतंत्र के लिए? जब हमें लोकतंत्र का अधिकार प्राप्त है, तो ये कितना बड़ा ये एक वरदान है हमारे लिए, आपके लिए? हमारे लिए काफ़ी बड़ा वरदान है, क्योंकि जैसे जब मतलब जब भी बारिश वगैरह आती है तब रोडें वापस बन जाती है। इवन दो इट्स नेचुरल कि मतलब बारिश आके मतलब बन जाती है, काम हो जाता है धीरे धीरे, चाहे मतलब अल्टीमेटली काम सारा हो ही जाता है। एंड ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, हम सारे यूथ के लिए सबके लिए। तो देखिए, ये जवाब सुन के मैडम का सियासी दलों को बड़ा सुकून मिला होगा, और उन्हें सुकून इसलिए मिला होगा कि कई बार लोग ज़्यादातर यही शिकायत करते सड़कें हैं नहीं, लेकिन ये भी कह रही हैं कि बरसात के बाद कम से कम बन जाती है, और यही चाहिए होता है। कुछ वरिष्ठ नागरिक है गुड़गांव के, जरा उनसे बात करते हैं। सर, गुड़गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या लगता है आपको? समस्या तो देखो चलता रहता है, शहर है इतना लंबा चौड़ा है, तो उससे पब्लिक भी बढ़ी जा रही है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इस 2.5-3 साल में मैं नहीं समझता कारण क्या था, लेकिन जानबूझ के किसी भी ऑफिस में चले जाओ, कोई भी डिपार्टमेंट है वो काम करके राजी नहीं है। पता नहीं या उनको किसी कांग्रेस के उसमें था क्या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता,
क्योंकि मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 2-2.5 साल से इतना काम गलत हुआ। मेरा एक उसका बिल है हाउस टैक्स का, मेरे उसके बिल को जो है मेरा 2230 नंबर है वधवा एसोसिएट के नाम से, और एक उसकी बिल्डिंग है 4 मंजिल, मेरी 1 मंजिल, उसका बिल इधर कर दिया गया। मैं मिलने गया तो कोई सुनने वाला नहीं है भाई। मैंने अफसोस से कहा भाई ये क्या है, ये तो आपका बिल ठीक नहीं हुआ अभी तक? अभी तक नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा कारण बताओ भाई, क्या कारण है। आपको क्या लगता है सर, गुड़गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? गुड़गांव में सबसे बड़ी समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की है। आदमी को रहना 10 सरकार कहती है सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यही है। नहीं है। ये जो पुराने टाइम है, अब नए हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, नए हिसाब से विकास हो रहा है। और जो ये मिलीजुली सरकार रही हमारी 5 साल तक, तो जो समझौता हुआ ना, उनके जितने अधिकारी थे आईएएस और एडमिनिस्ट्रेटर, वो दूसरी पार्टी के थे। अब उन्होंने विकास तो बिल्कुल किया नहीं, क्योंकि उनका काम था भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट में ले जाना, बदनाम करना। अब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संगठित सरकार है, आज सभी लोग, युवा हो, बुढ़ा हो, जवान हो, सभी आदमी के मुख में यही है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। वो तो अब 8 तारीख को पता लगेगा सर। आप बताइए सर, आप गुड़गांव के निवासी होने के नाते अपनी होने वाली सरकार से सबसे पहली चीज़ क्या मांगेंगे? सबसे ज़्यादा तो मैं ये चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रोड्स हैं आफ्टर बारिश जो पूरा स्विमिंग पूल की तरह हो जाती हैं, तो एंजॉय कीजिए। नहीं और उससे 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम रहता है, वो सबसे बड़ा यहाँ का कंसर्न है। तो देखिए, ये हैं वो चीज़ें जो गुड़गांव के लोग कहते हैं और वो ये मांग करते हैं अपनी होने वाली सरकार से। अब ज़रा एक बार फिर मंच पर चल रहे हैं अपने पैनल के पास, और बीच बीच में ये जो बातचीत है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप बातें कर लीजिए, तमाम दावे कर लीजिए, लेकिन हकीकत तो देखिए फिर ग्राउंड से निकल के आएगी। और इसी हकीकत को जानने के लिए एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल ग्राउंड पर है। 1330 किलोमीटर का सफ़र तय किया हमने, जो फरीदाबाद से चला था। हम रोहतक भी गए, सिरसा, जींद, करनाल, यमुनानगर, तमाम जगह गए, और उसके बाद करनाल से होते हुए हम गुरुग्राम आए हैं। अब वह फिर पैनल के पास आते हैं। निर्जा मैम, पॉलिटिकल बात तो सारी चली रही थी, लोगों की समस्याएं भी साथ साथ चल रही हैं। मेरा आपसे एक सवाल यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी एक तरफ है, विकास के दावे अपनी तरफ हैं, क्या हरियाणा की जनता या मोस्ट ऑफ दी जो स्टेट्स हैं हमारे, क्या वो पार्टी का सिंबल देख के अभी भी वोट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ बार बार हर 5 साल में प्रत्याशी बदल देना, शायद पार्टी ने खुद महसूस किया होगा कि इन्होंने काम नहीं किया है, उसके बावजूद वोट गिरता है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को। जैसे 10 साल से हरियाणा में, यहाँ गुड़गांव में बीजेपी जीतती आ रही है। कैंडिडेट चेंज होते हैं लेकिन वोट मिलेगा उन्हीं को। देखिए, अगर लगता है कि कैंडिडेट ठीक नहीं है तो पार्टी का उसको बदलना तो बहुत अच्छी चीज़ है एक लोकतंत्र में, क्योंकि आपको आभास हो रहा है कि कहीं ये गड़बड़ है मामला। तो जहाँ जहाँ पार्टीज़ ने कैंडिडेट्स को बदला है जो कि अनपॉपुलर थे, तो उनका जीतने का चांस बढ़ जाता है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ख़राब बात है और नहीं होना चाहिए। एक ही आदमी को चलते जाना ये तो संभव नहीं है ना, कि लोग थक जाते हैं, कैंडिडेट्स भी थक जाते हैं। तो जनता अपना राय देती है, कई तरीक़ों से राय देती है। बहुत इंटरेस्टिंग है जो आप यहाँ ऑडियंस में से कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है। हमारी कॉलोनी के गेट पे जब बारिश हो जाए 1 घंटे की तो आप अंदर बाहर नहीं आ सकते आज भी। और हमारी तो कॉलोनी बड़ी अच्छी कॉलोनी है, मानी जाती है। तो ये और जगह भी है। तो मैं मानती हूँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करना एक चीज़ है, दूसरा है एक रिस्पॉन्सिव सरकार। कई बार मुझे लगता है कि सरकार के अंदर क्या एक लाइन हो जहाँ की ऐसी चीज़ें हों और आप फ़ोन कर लीजिए नंबर पे और उसका रिस्पांस ज़रूर आएगा। सीएम हेल्पलाइन, इस तरह की चीज़ें हैं कई स्टेट्स में। हेल्पलाइन है स्पेसिफिक चीज़ों को लेके, बट कॉलोनीज़ को लेके इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, जो ट्रैफिक की आप बात कर रहे हैं, नॉर्मल डे में आप अपॉइंटमेंट करेंगे, मान लीजिए दिल्ली जाने के लिए, आप कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते आप टाइम पे पहुंचेंगे। 1.5 घंटा पहले भी चल दीजिए, क्योंकि कहाँ ट्रैफिक होगा। और ये गुड़गांव के पास ही होगा ट्रैफिक, दिल्ली की तरफ नहीं होता है वो ट्रैफिक। तो अब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कई चीज़ें हो रही हैं, पर वही मैं कह रही हूँ, एक रिस्पॉन्सिव सरकार जो तुरंत कहे कि ये प्रॉब्लम आ रही है। और एक और चीज़ है, आप देखिए, ये दिल्ली को भी लागू होता है, हरियाणा को भी लागू होता है। जैसे ही मौसम बदल रहा है, मच्छर आने वाले हैं, चिकनगुनिया होगा, डेंगू होगा।
हर साल हम रोना रोते हैं, हर साल हम रोना रोते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। एक छोटा सा मच्छर आपको एकदम पराजित करके रख रहा है। एक मच्छर और आदमी को इतना परेशान बड़ा कर देता है। गुड़गांव, इतना बड़ा हरियाणा, इतनी बड़ी पर कैपिटा इनकम में आगे, हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत पिछड़ गया है, मैं फिर से कहूँगी अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, लेकिन मतलब एक देश जो एक रीजनल पार बनने जा रहा है, एक स्टेट जो इतना आगे अग्रसर हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं हैंडल कर पाना, ये जी। एक निराशा की चीज़ है। अनिल सर, जैसा यादव जी कह रहे थे अभी कि 65 से 70% रेवेन्यू पूरे हरियाणा का इस जगह से आता है जहां हम बैठे हुए हैं। आप इसे राजधानी मत कहिए, लेकिन आर्थिक राजधानी तो ये है और ये मानेंगे हम इसको। क्या हम गुड़गांव से उम्मीदें ज़्यादा लगा रहे हैं कि गुड़गांव रोजगार दे पूरे हरियाणा को, पूरे प्रदेश को, या फिर स्वाभाविक है हमारी ये अपेक्षा गुरुग्राम से, जब इसको साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी का तमगा हासिल है, दुनिया भर का पैसा लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, ये स्वाभाविक है कि हम हक से अपनी मांग रखें कि नहीं, रोजगार यहाँ से गंगा बहनी चाहिए। आप बेंगलोर, हैदराबाद, नोएडा और गुड़गांव आईटी के हब माने जाते हैं। यही वजह है कि गुड़गांव में रोज़गार काफ़ी है, लेकिन जिनको आईटी में जॉब चाहिए उनको वो स्किल भी चाहिए। अगर वो स्किल नहीं है तो वो उनको जॉब भी नहीं है उनके पास। हरियाणा में स्थिति क्या है, जो रोज़गार की बात हम कर रहे हैं, हरियाणा में आम तौर पे जो रोज़गार माना जाता है, जो सरकारी नौकरी है वो तो रोज़गार है, जो स्किल पे है या जो प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरी है जो रोज़गार है, या जो खुद सेल्फ रोज़गार कर रहे हैं, उनको पता नहीं रोज़गार में काउंट क्यों नहीं किया जाता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि रोज़गार की जो समस्या है वो सरकारी नौकरी के अलावा कोई रोज़गार है। अगर गुड़गांव में रोज़गार की इतनी स्थिति है, जैसे नरेंद्र जी कह रहे थे कि पॉपुलेशन बड़ी है, पॉपुलेशन वहीं आती है जहां आपको कमाने के अवसर हो। ठीक बात। गुड़गांव ऐसा शहर है जहां कमाने के पर्याप्त अवसर हैं, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो शोरूम वाला हो, इतने बड़े मॉल्स हैं, बाकी बहुत कुछ चीज़ें हैं करने के लिए। ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं है, लेकिन अगर आपको सरकारी जॉब ही चाहिए तो उसका कोई इलाज गुड़गांव के पास नहीं है। गुड़गांव में सरकारी जॉब उतने ही होंगे जो बाकी हरियाणा में भी होंगे। गुड़गांव की जो विशेष परिस्थिति है, आप एमएलए बदलने की बात कर रहे थे। 2014 में उमेश अग्रवाल भाजपा के विधायक बने। हरियाणा में सबसे बड़ी मार्जिन उनके पास थी 80,000 सुपर वोट्स की। उनकी मनोहर लाल जी से ठन गई। वो जो असंतुष्ट विधायक थे उनके लीडर बन गए। 2019 में मनोहर लाल जी ने वीटो लगा दिया कुछ एमएलएज पे। उमेश अग्रवाल, रणधीर कापड़ीवास, ऐसे कुछ विधायक थे, इनको टिकट नहीं मिलेगी, बदलना पड़ा। सिंगला साहब आ गए। सिंगला साहब आ गए। सिंगला साहब आए, उन्होंने काम जितना हुआ, कोविड आ गया, काम हुआ नहीं। इसके बाद एक चीज़ और देखिए आप, गुड़गांव ऐसा शहर है, गुड़गांव और बादशाहपुर दोनों ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिसको मैं पर्टिकुलरली मानता हूं कि वो एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। सरकार चाहे भजनलाल जी की रही, चाहे बंसीलाल जी की रही, चाहे ओम प्रकाश चौटाला की रही, चाहे हुड्डा साहब की रही, चाहे वो मनोहर लाल जी की रही, चाहे नायब सैनी या जो भी बनेंगे, हरियाणा में मैक्सिमम टूर सीएम यहाँ होते हैं, 2 एमएलए यहाँ होते हैं। पिछली बार जो 5 साल गए, पार्टी प्रेसिडेंट यहीं पर थे, ओम प्रकाश धनखड़। जवाहर यादव जो ओएसडी थे मुख्यमंत्री के, वो गुड़गांव में थे, वो सुपर एमएलए थे यहाँ पर। और बहुत से लोग थे, जब पार्टी की जो जिलाध्यक्ष थी उनकी लोकल एमएलए से नहीं बन रही थी। तो बहुत सी चीज़ें थी जिससे काम नहीं हो पाया। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना रेवेन्यू जनरेशन के बाद भी, और इतना इंटरेस्ट होने के बाद भी, बिल्डर्स बहुत बड़े बड़े हैं, आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक बात। उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक चीज़ और देखिए इसमें आप, जो एक बहुत बड़ी समस्या जिस पर फोकस अभी तक नहीं आया, करप्शन। आप गुड़गांव के किसी महकमे में चले जाइए जो पब्लिक डीलिंग से है, चाहे नगर निगम की बात हो, चाहे बिजली बोर्ड की बात हो, चाहे पब्लिक कोई भी आप चले जाइए, आपका काम नहीं होगा। आप खुदा हो, आपका काम नहीं होगा। बिना पैसे दिए आपका काम नहीं होगा, वो सुविधा शुल्क है। और स्थिति यहाँ तक है कि जो काम पिछली सरकार में 1000 रुपये में होता था, अब 5000 में भी नहीं होगा आपका, आप धक्के खा लीजिए। अगली बात, ये जो पोर्टल का गेम हुआ, इन पोर्टल से बड़ा ख़राब किया। नीयत चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन वो परिवार पहचान पत्र जो था, जो बुड्ढा साहब कहते हैं कि परिवार परेशान पत्र है, वो ऐसी फैमिली आईडी की बात है या प्रॉपर्टी आईडी की बात है। आप चले जाइए प्रॉपर्टी आईडी में, निगम में चले जाइए, हुड्डा में चले जाइए, काम ही नहीं होगा आपको। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पानीपत के एमएलए थे प्रमोद बीज, उनकी प्रॉपर्टी का कोई इशू था आईडी का, ठीक। 12 या 13, जो मुझे बताया गया, 2 एमएलए ने मुझे कंफर्म की थी ये बात, 12 या 13 एमएलए सीएम साहब के पास गए। और मुझे लगता है किसी विधायक ने ये समस्या सीएम के सामने नहीं उठाई हो, माननीय खट्टर साहब के सामने, ऐसा नहीं है। उनके पास गए, ये इशू आ रहा है, इसको बंद कर दीजिए, हमारी वोट खराब हो जाएंगे। उनको नहीं करना था, नहीं किया। उन्होंने उनसे कहा कि आप अपने अपने इलाके के 200 लोगों के नाम लिख के दे दीजिए, उनका काम हो जाएगा।
और वो प्रमोद विज क्यों गए, विधायक क्यों गए? उनकी 12 या 13 प्रॉपर्टी थी जो आईटी नहीं बन रही थी, उनको दिक्कत आ रही थी, जी नहीं काम हुआ, 200 के नाम लिख के दे दिए, वो काम आज तक नहीं हुआ। ये जो इश्यूज हैं, जी ये छोटे छोटे इश्यूज। आप सड़कों की बात कर रहे थे नरेंद्र जी, मैं सर बिल्कुल ठीक है। सड़क पे भी आऊंगा आपके एक पास। सेकंड, मैं जी एक बात पूरी कर दूं। द्वारका एक्सप्रेस वे बन गया, सारा कुछ बन गया, आप जरा कॉलोनी में अंदर जाके देखिए क्या हालत है। कितने वही गड्ढे कॉलोनी हैं? के बारे में बात करूंगा मैं। यादव जी मुझे एक बात बताइए सर, आप देखिए जब लोग आ रहे हैं तो घर भी बन रहे हैं, लेकिन क्या उन घरों के हिसाब से हम वो सिक्योरिटी दे पाए हैं? क्या हम वो सुविधा दे पाए हैं? क्योंकि गुड़गांव फरीदाबाद कितना ही दूर है। हमने वो भी तस्वीर देखी जब एक मैनेजर अंडरपास में डूबकर बेचारा उसने अपनी जान गंवा दी। ये गुड़गांव में हो रहा है, ये किसी बहुत दूर के किसी ज़िले में नहीं हो रहा है। हमने गुड़गांव में देखा कि एक लड़की ने कैब बुक की, बाइक बुक की, उसको वहाँ से उठा लिया गया। तो कम से कम जहाँ जिसे हम कहते हैं कि ये हमारी साइबर सिटी है, वो साइबर सिटी रहे, वो क्राइम सिटी के नाम से बदनाम ना हो जाए। इस बात का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना सियासी दलों को। ये बिल्कुल सच है कि जहाँ आज गुड़गांव शहर को हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व देखता है, और अपने आप में हरियाणा की तो अगर हम कहें जो पूरे स्टेट को रेवेन्यू सबसे ज़्यादा देता है, सबसे ज़्यादा शहर यही रेवेन्यू भी देता है। पर आप एक चीज़ देखिएगा, ये 5 साल, इससे पहले के 5 साल, ये 5 साल गठबंधन की सरकार थी। गुड़गांव के अंदर 2 कंस्टिट्यूएंसी आती हैं, वैसे तो 4 हैं गुड़गांव लोकसभा के अंदर, पर जो मेन सिटी कवर करती हैं वो बादशाहपुर और गुड़गांव है। बादशाहपुर से हमारे एक इंडिपेंडेंट एमएलए बने, गुड़गांव से बीजेपी के ही एमएलए बने। इससे पहले अगर हम जाते हैं, जब कंप्लीट पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2014 से 2019 के अंदर, 2014 से 2019 के अंदर गुड़गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आप रिकॉर्ड पे अनिल जी बताएंगे इस बात को कि जितने बड़े काम हुए 2014 से 2019 के अंदर हुए, चाहे वो हीरो होंडा चौक का रहा हो, द्वारका एक्सप्रेसवे का रहा हो, जितने भी अंडरपास आप बने, चाहे जिसमें वो डूब के मारा। ये अलग बात है कि वो सिस्टम पूरी तरह से उस दिन ठीक नहीं था या फेल हुआ, पर अंडरपास तो बना। अंडरपास कब बना? ये सारी डेवलपमेंट 2014 से 2019 के अंदर हुई, और 2019 और 24 के अंदर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गुड़गांव के अंदर काम नहीं हुए। पर कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का, एक गठबंधन की सरकार का जो रोल होना चाहिए था वो पूरी तरह से नहीं हुआ। पब्लिक को परेशानी भी हुई, परंतु फिर भी ये कहना चाहिए कि आज भी, अभी अनिल जी ने खुद कहा, जी ये क्या वजह है कि 2014 में बीजेपी की पहली बार सरकार आती है, काफ़ी सारे एमएलए, गुड़गांव का भी एमएलए दोबारा फिर बीजेपी से बनता है, और मैं आपको बता दूं, जैसा अभी अनिल जी ने कहा, और जो पॉसिबिलिटी है तीसरी बार भी बीजेपी के एमएलए और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ऐसा हम लोग देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सिस्टम पे काम नहीं हुआ या कहीं कमियां रह गई, फिर भी पब्लिक ये उम्मीद और भरोसा रखती है कि ये भी काम बीजेपी की सरकार पे आने पे फिर पूरे होंगे। यादव जी क्योंकि देखिए, उसमें तो अब बस कुछ ही वक्त रह गया, पता लग जाएगा कि कब वोटिंग हो जाएगी और कब उसका नतीजा आएगा और कौन जीतेगा। मैं तो आपसे फिलहाल ये पूछ रहा था कि अब जो आने वाली सरकार है उससे गुरुग्राम के रहने वाले यादव जी व्यक्तिगत तौर पे क्या चाहते हैं, संस्था के तौर पे नहीं। मैं तो आपसे पूछता हूँ यादव जी, आपको सबसे दिक्कत कहाँ आती है जब घर से निकलते हैं, काम पे जाते हैं? देखिए, मेरे कहने से या कोई इस बात का स्पष्टीकरण दे, गुड़गांव की पब्लिक जानती है कि गुड़गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की और सिस्टम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। एक एग्जाम्पल से ही आपको बताता हूं कि पब्लिक जब चाहती है, और पब्लिक की बात पूरी कैसे होती है, 3 ही सिस्टम तो हैं। एक पब्लिक है, ब्यूरोक्रेट है, उसके ऊपर पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन को ब्यूरोक्रेट्स को या ऑफिसर्स को वॉच करना है, पब्लिक को पॉलिटिशियन को वॉच करना है। इस बात का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास 2014 से 2019 का है, जब राव नरवीर सिंह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे। उस टाइम को देखिए आप, गुड़गांव के अंदर जहां भी जिसकी भी आरडब्ल्यू की, इंडिविजुअल की कोई भी प्रॉब्लम होती थी, राव साहब हमेशा हर हफ्ते मिला करते थे लोगों से और उनके काम होते थे। पब्लिक फिर दोबारा ये चाह रही है, दोबारा उनको फिर टिकट भी इसी बात पे दी गई कि जो काम उन्होंने जिस स्टाइल में किए थे, शायद वही स्टाइल गुड़गांव नहीं पूरे हरियाणा में माना जाएगा कि जब ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर पॉलिटिशियन का दबाव होता है तो काम भी होते हैं, रिजल्ट भी आते हैं। मैम, एक ओवरऑल अगर नज़र, क्योंकि बहुत अच्छा कैंपेन चला, ये बड़ा सियासी गर्मी रही, गर्मी अभी भी है, देखिए पसीना हमको भी आ रहा है, ये सियासी माहौल है जो है। नीरजा मैम, ये जो पूरा कैंपेन चला, पूरा ये इलेक्शन कैंपेन रहा,
इस बार आपको लगता है कि कई परिवारों की साख दांव पर है, आपको लगता है कि ये नतीजे बहुत हद तक साफ करेंगे? सिर्फ सरकार चुनने का ये इस बार चुनाव नहीं है, ये राजनीतिक भविष्य का चुनाव है। कई युवराजों का, उनके युवराज अभिषेक, राज्याभिषेक इसी पर निर्भर करेंगे। देखिए जो प्रतिद्वंदी हैं मेन, वो तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस। भाजपा में उस तरह से परिवार नहीं है, और जो तीसरा ग्रुप है वो रीजनल पार्टीज का है, लेकिन एसेंशियली देवीलाल परिवार का है। देवीलाल जो कि 89 में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, और सीएम तो वो रहे। अब उनके बेटे और उनके पोते, एक अभय चौटाला उनके ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं, और वो और मायावती का गठबंधन है। अब वो कितना कांग्रेस की वोट, कांग्रेस क्योंकि विकल्प के रूप में है भाजपा के, कितना वो कांग्रेस की वोट काटेंगे, कितने सीटें आएंगी, हो सकता कुछ सीटें आए, ऐसा कहा जा रहा है। और तीसरा गठबंधन है दुष्यंत चौटाला का, वो भी देवीलाल परिवार के हैं। अब तो कहा जा रहा है 5th जनरेशन आ गई है जी। देवीलाल परिवार की, जिसका कहा जा रहा है कि आगे जाके क्या करेंगे वो, भविष्य के युवराज। बिल्कुल। और फिर चंद्रशेखर आज़ाद से उनका टाई अप है। सो दलित प्लस जाट का कॉम्बिनेशन है दोनों रीजनल ग्रुप्स में। दलित बहुत बड़ा फैक्टर है, जाट फैक्टर है, लेकिन दलित इस बार बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे कि लोकसभा चुनाव में भी था। दलित खिसका बीजेपी से, क्या दलित खिसका हुआ रहेगा या थोड़ा वापस जाएगा, ये देखने लायक चीज़ होगी। अधिकतर कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि दलित उनके पास रहने वाला है, लेकिन परिवारों की बात जो है, कांग्रेस में हुड्डा परिवार, भूपिंदर सिंह हुड्डा जो कि दावेदार हैं, अगर सरकार आती है वो ऐसा माना जा रहा है वो बनेंगे। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जो कि लोकसभा के मेंबर हैं, लेकिन जो सवालिया चिन्ह है, अगर कांग्रेस जीत गई तो क्या भूपिंदर सिंह हुड्डा बनाएंगे सरकार, सीएम की तरह उभरेंगे, पहले भी वो सीएम रह चुके हैं, या वो चाहेंगे कि उनके बेटे इस बार आएं, या कांग्रेस से कोई तीसरा और? अगर या कांग्रेस से अगर ये भी एक डर है कि मान लीजिए कांग्रेस बहुत मजबूती से जीतती है, कई लोग मान रहे हैं कि 60 तो कांग्रेस की आ रही है, भाजपा के अंदरूनी लोग भी ये कहते हैं, लेकिन अगर 60 से भी ज़्यादा हो जाती हैं, एक वेव की तरह आता है, तो क्या हाई कमांड की चलेगी कि लोकल लीडरशिप की चलेगी? ये ही बहुत बड़ा सवाल क्या है। वो शैलजा को ला सकते हैं चीफ मिनिस्टर के स्वरूप में, या उसे हुड्डा की जीत कहा जाएगा? हाँ, या फिर हुड्डा की, क्योंकि कैंडिडेट्स हुड्डा के रहे हैं इस बार। शैलजा और मिस्टर रणदीप सुरजेवाला औरों के बहुत कम दिए गए। शैलजा के तो 4 जो मेन थे वो भी नहीं दिए गए, और हम जानते हैं कि वो अपने आप लड़ना चाहती थी, वो भी हाईकमांड ने उसको ना कह दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सीएम के रूप में नहीं आ सकती। बिल्कुल, वो बहुत बड़ा जरा थोड़ा पारंपरिक चीज़ों पे मैं बात करता हूँ। अनिल सर, देखिए, अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं और थोड़ा सा अगर हम, क्योंकि जातिवाद बहुत अहम चीज़ होती है, जाति फैक्टर बहुत अहम होता है चुनावों में, तो मैं अगर गलत नहीं तो शायद 1 लाख वोटर के आसपास पंजाबी हैं, 50 के आसपास ही जाट, वैश्य और ब्राह्मण, ये करीब करीब वो बराबर आ जाते हैं। तो वो आपको लगता है जो पारंपरिक ढर्रा बना हुआ है जातिगत वोटर्स का, उसी के आधार पर चुनाव भी जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि इस बार अलग रहेगी कहानी? हालांकि मोहित ग्रोवर का आना, पंजाबी होना, पंजाबी वोटर ज़्यादा होना, कांग्रेस का वो दांव, वो सब चीज़ें हैं, तो आपको लगता है वो पारंपरिक वाली, वो जो हम कहते हैं ना, जिसे हम किताबों में पढ़ते थे इलेक्शंस में, एमए पॉलिटिकल साइंस में, वो चीज़ें वो हैं, या फिर आप अलग देखते हैं इस पूरे सिस्टम से इसको अलग? देखिए, गुड़गांव और बादशाहपुर 2 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिनको हम परंपरा के तौर पे भी देख सकते हैं और दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि गुड़गांव और बादशाहपुर में करीब 3 लाख के आसपास ऐसी वोट हैं जो नए गुड़गांव की वोट हैं, जो सोसाइटीज़ की वोट है, और वहाँ मिला हुआ है। वहाँ आम तौर पे जो वोटिंग होता है वो सिंबल की वोटिंग होती है, चाहे भाजपा को जाएगी या कांग्रेस को जाएगी। अभी पिछले 4 चुनाव का 19, 14 और 9 का अगर हम एनालिसिस करें, तो जो नए गुड़गांव में जो वोटिंग हुई है उसका जो परसेंटेज है वो 65 to 70% वोट भाजपा के साथ गया है। ये एक ट्रेंड है गुड़गांव का। और जो आपका सवाल था कि पंजाबी और जाट और ये तीनों कम्युनिटी को मिला के, आमतौर पे गुड़गांव में
जो पहले चुनाव होते रहे 2009 से पहले, लोकल वर्सेस पंजाबी का बड़ा कहानी रहती थी। वो तब थी जब धर्मवीर गाबा यहाँ 5 बार विधायक रहे पंजाबी कम्युनिटी के, और भाजपा ने हमेशा वो जो टिकट दी वो वैश्य कम्युनिटी को दी। भाजपा ने पहली बार नॉन वैश्य को वोट दी है, टिकट दी है, जबकि कांग्रेस ने बीच में 2 बार जाट को टिकट दी, सुखबीर कटारिया को, वो दोनों बार जमानत जब्त हुई। भाजपा ने सिर्फ 2000 में तिलकराज मल्होत्रा को, जब मनोहरलाल खट्टर जी हरियाणा के संगठन मंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी प्रभारी थे, तब तिलकराज मल्होत्रा को टिकट दी थी, बीजेपी की टिकट मिली थी उनको। लेकिन उस वक्त इंडिपेंडेंट गोपीचंद गहलोत जीते थे और वो अलायंस था चौटाला के साथ बीजेपी का, और चौटाला चाहते थे कि टिकट उनके पास जाए, भाजपा अड़ी हुई थी, तो वो बैकडोर से पूरी सपोर्ट चौटाला की थी, तब वो जीते थे। कुड़गांव की जो स्थिति है, कोशिश ये की जा रही है कि जाट दलित और पंजाबी ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, और वैश्य और ब्राह्मण वो भाजपा के साथ, ये माना जा रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं गुड़गांव में इस बार ऐसा होगा। यादव जी उसका मैं एक रीज़न आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो जाट और दलित वोट है वो तो भले ही कांग्रेस के साथ कुछ चढ़ जाए, लेकिन पंजाबी वोटों में कहीं ना कहीं डिवीज़न है। इंडिपेंडेंट भी वोट ले रहा है, और बीजेपी के जो चेहरे हैं वो मुकेश शर्मा के साथ भी हैं जो भाजपा का है। अंदर खाने अंडर करंट अगले 1-2 दिन में कुछ बदलता है तो सीन बेसिक बदल जाए। आज मुझे लगता है कि गुड़गांव में ट्रायंगल फाइट है, और बादशाहपुर के अंदर 1-1 है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। ठीक सर। यादव जी, आप RWA एसोसिएशन के साथ साथ आप बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से भी अपनी बात रखते आए हैं। जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, उद्योगों की बात करते हैं, गुरुग्राम से बेहतर धरती और क्या होगी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है आपसे कि बिल्डर्स किन चुनौतियों को अभी फेस कर रहे हैं? क्या चीज़ें हैं जिनको देखकर बिल्डर्स को लगता है कि अगर यहाँ थोड़ी अगर छूट, सब्सिडी, कुछ राहत मिले तो फिर से एक बार बेहतर हो जाएगा बिल्डर्स के लिए, और जब बिल्डर अगर ठीक रहेंगे, प्रोजेक्ट्स आएंगे तो रोज़गार बढ़ेगा? देखिए, बिल्डर्स भी इस बात को जानते हैं, मानते हैं, और जो बात आपने अभी अनिल जी कह रहे थे जी, ये सारा जो 10 साल इस बार के रहे हैं ना, 2014 से लेकर 2024 तक के, लोग दोबारा क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं? बिल्डर भी बिजनेसमैन है। 2014 से पहले जितने लाइसेंस दिए गए थे वो लाइसेंस तो दिए गए थे, पर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ था। आप गुड़गांव का पूरा सर्वे करा के देखिए, 2021 का मास्टर प्लान, 2031 का मास्टर प्लान, एक ही टाइम पे कुछ ही समय के गैप में 2006 और उसके 2 या 3 साल के अंदर ही दूसरा मास्टर प्लान भी दे दिया। कभी भी मास्टर प्लान दूसरा तब आता है जब पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है और वो फिर दोबारा से रिक्वायरमेंट आती है। मुझे मालूम नहीं है किस वजह से सरकार ने उस टाइम ऐसा किया होगा, पर अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करो, सोना रोड की बात करो, मानेसर की बात करो, कितने सारे ऐसे उस वक्त के बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे। लाइसेंस तो दे दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें नहीं बनाई गई, जिससे बिल्डर भी बर्बाद हुए, और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जिन लोगों ने घर बुक कराए ना उनको घर मिल पाए। तो इस बार क्या हुआ कि सरकार ने, अब काम क्या है, सरकार ने आते ही 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना शुरू किया। आज आप देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे, हीरो होंडा चौक का बनना, सोना एलिवेटेड रोड का बनना, SPR का बनना, ये सब कहाँ थे पहले? ये सब जब आए तो बिल्डर को क्या चाहिए? अगर आज बिल्डर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है तो बिल्डर को सीधा सीधा बेनिफिट जो मिलता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलता है। जहाँ तक अभी हम पिछली चर्चा में बात कर रहे थे, मनोहरलाल खट्टर जी ने पूरे 9.5 साल के अंदर, अगर हम देखा है पूरे गुड़गांव हरियाणा को देख के चलो, अगर हम अपनी बात ना करके भी बिल्डर की भी, तो जो बिल्डरों के लिए भी पर्टिकुलर जिस फील्ड में हम लोग काम करते हैं, इस गवर्नमेंट ने बिल्डरों के लिए बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं दी। आप देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का होना, ऑनलाइन स्टैम्प ड्यूटी का भरना, ऑनलाइन बुकिंग होना, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई। जहाँ पहले लोग लाइनों में लगे रहते, कई कई दिन लगा करते थे, पर क्योंकि जब कोई भी सिस्टम चेंज होता है तो उसको ग्राउंड पे सक्सेस होने में वक्त जरूर लगता है, परेशानी जरूर आती है, वो आई। तो यादव जी, ये जो ऑनलाइन वाली चीज़ें है, इससे वो जो चिट्ठी पत्री और जो अंडर द टेबल जो चीज़ चलती थी वो कुछ कम हुई कि नहीं हुई? मैं मानता हूँ बहुत हद तक कम हुई, पर फिर भी क्योंकि नए सिस्टम, अनिल जी कह रहे थे पहले जो 1000 में काम होता था 5000 में हो रहा है। सर देखिए, जो काम पहले 1000 में होता था वो 5000 में हो रहा है। वो काम होगा जो ऑनलाइन नहीं। आप खुद बताइए मुझे, आपको स्टैम्प ड्यूटी के लिए स्टैम्प पेपर परचेज करना है, ऑनलाइन करना है, आप उसमें किसी को क्यों पैसा देंगे? मेरा नरेंद्र जी, जो मैं बात कर रहा था जी, करप्शन वाली बात,
जो छोटे छोटे काम है, आप बिजली के बिल ठीक कराने चले जाइए ना, आप नगर निगम चले जाइए टैक्स के लिए, आप प्रॉपर्टी आईडी के लिए चले जाइए। और दूसरी बात, जो बिल्डर्स की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि पिछले 10 साल में इंफ्रा पर खूब काम हुआ जी। है। फिर क्या वजह है कि हर 5 साल में आप एमएलए बदलते हैं? मैं पहले ही कह रहा हूँ कि गुड़गांव वो शहर है जी। जिसमें सीएम का इंटरेस्ट होता है, सीएम के जो किचन कैबिनेट के लोग हैं उनका इंटरेस्ट होता है, जो बाकी मंत्री हैं उनका इंटरेस्ट होता है। गुड़गांव एक ऐसा शहर है भाई जी, फिर भी देखिए एक मिनट, गुड़गांव ऐसा शहर है, मैं जो हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है, कौन सा सेलिब्रिटी है, कौन सा ऐसा ऑफिसर है और कौन सा ऐसा गैंगस्टर क्रिमिनल है जिसका इंटरेस्ट गुड़गांव में नहीं है। आप जो यूपी के बड़े बड़े गैंगस्टर्स थे उनका फाइनेंस गुड़गांव में लगा हुआ है, आप उठा के देख लीजिए। आप गुड़गांव उस ढंग का शहर है। जहाँ तक बिल्डर्स की आप बात कर रहे हो, बिल्डर्स को खूब फ़ायदा मिला, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, बिल्डर्स को आगे ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बिल्डर्स वो लोग हैं जो चाहे नेता हों चाहे अफसर हों, सबके लिए कमाऊ पूत हैं। बिल्कुल ठीक बात है। वो दूध उनका दूना जाता है, वो बिल्डर्स का दुआ जाता है। लेकिन बिल्डर्स ने क्या किया? इस सरकार की 2 योजनाएं बड़ी अच्छी थी, अफोर्डेबल हाउसिंग और दीनदयाल। आप जो दीनदयाल या अफोर्डेबल हाउसिंग जब लाए थे, दीनदयाल आई, अफोर्डेबल हाउसिंग आई थी हुड्डा के टाइम में, कोशिश ये थी कि 4,000 रुपये स्क्वायर फीट में फ्लैट मिल जाए, 20, 22, 25 लाख रुपए का। आज वो 75 लाख का फ्लैट मिल रहा है, सरकार का रेट चाहे कुछ भी हो। जो दीनदयाल पॉलिसी थी इनकी, उसमें था कि इस साइज़ का प्लॉट होगा और वो आम आदमी के लिए होगा। आप अगर लाख रुपए में बिल्डर प्लॉट को बेच रहा है, कहाँ रेट चलेगी? उसी ढंग से ज़मीनों का रेट बढ़ गया और आप फ्लोर्स भी बिल्डर बना के बेच रहे हैं उन दीनदयाल के प्लॉट्स पे। तो आम आदमी की जो बातें थी वो कहाँ गई? ठीक, यादव जी बताइए। देखिए, जो अनिल जी ने बात कही बिल्डरों की बात, सरकार ने हर एक एक्सपेरिमेंट ही है कि पहले अफोर्डेबल दी गई, अफोर्डेबल के बाद दीनदयाल दिया गया। एक्चुअल में दीनदयाल का पर्पस कम दामों पे अच्छे घर देना वही मैं था कह रहा हूँ। सरकार का, इसमें कोई जी। डाउट नहीं जी। है। माननीय मनोहर लाल जी ने ये स्कीम सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए की थी, लाए थे कि गुड़गांव के अंदर कैसे कम कीमतों पे घर उपलब्ध कराए जा सके। अब देखिए गुड़गांव का भाग्य ऐसा है, आपने जो चीज़ की शुरुआत 1 लाख रुपए गज से की, वो 2 लाख रुपए गज होगी। गुड़गांव में डिमांड इतनी है, गुड़गांव में पब्लिक इतनी आ रही है गुड़गांव के अंदर, और इसी बात फिर भी को लेकर दीनदयाल की तो सर स्कीम कोटा को आपको रखना नहीं। पड़ेगा उस आम आदमी के लिए जो नहीं। गुड़गांव में बसने की चाहत रखता है। मैं अनिल सर आपके पास भी आऊंगा। एक सेकंड, मेरी केवल बात- केवल सर देखिए, बिल्डिंग या उस पर मेरा फोकस नहीं है सर, केवल उस पर। मैम एक आपसे सवाल है, नीरजा मैम मेरा। देखिए, इन चुनावों में एक चीज़ रही, पहलवानों की धरती है हरियाणा और गुरुग्राम उससे अछूता नहीं है। और पहलवानों का इस पूरे चुनाव में क्या असर रहा, उससे पहले क्या हुआ? हरियाणा की बेटी दिल्ली में प्रदर्शन करती रही, फिर उनको टिकट भी मिली, सियासत में भी आ गई, तमाम चीज़ें। ये कितना बड़ा फैक्टर आपको लगता है, ना सिर्फ गुरुग्राम के लिए बल्कि पूरे हरियाणा के लिए, इस चुनाव में उस वाले पर्टिकुलर एपिसोड का कितना असर पड़ा है? देखिए, 3 चीज़ें जो नारा लगा है ना, जो कैच ऑन कर गया है जी। इस बार हरियाणा के लिए, किसान, जवान, पहलवान, हाँ ये है ना, ये जी, 3 जी, जी। मुद्दे हैं। तो आपने पहलवानों की बात की, किसान का भी शहर से नहीं जुड़ा होगा, लेकिन जो किसानों के मुद्दे हैं वो बहुत आगे आए हैं जी। और इस इलेक्शन में भी बहुत अहमियत रखते हैं। मुझे लगता है एमएसपी को लीगल गारंटी देना, अब बीजेपी ने कहा हम एमएसपी 24 क्रॉप्स में देंगे, तो एक काउंटर भी करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है। जहाँ तक रेसलर्स का सवाल है, विनेश फोगट और जो थे जिन्होंने धरना दिया जंतर मंतर में, और वो हमने जो सीन्स देखे, ये जो हमारे देश के लिए इतना उन्होंने प्रतिष्ठा गौरव लाए। और वो लड़कियां, अब जाइए, अगर मैं गई थी उन गांवों में, वो लड़कियां अभी भी ट्रेन कर रही हैं। उनके माँ बाप ये नहीं कर रहे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्योंकि होता है, जिसका चार्ज था उनका बीजेपी एमपी के खिलाफ, कि हम उन लड़कियों को वापस ले लेंगे, नहीं डरे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं हमारी लड़कियां आगे आएं। तो वो प्रतीक बन गई हैं महिला सशक्तिकरण ये का। जी विषय है मैडम यहाँ की लड़कियों ये एक बहुत बड़ा, विनेश फोगट सिर्फ एक रेसलर नहीं है आज, जो कि कांग्रेस ज्वाइन करके लड़ाई लड़ रही हैं, जीतेंगी नहीं, मतलब जीतना चाहिए जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही जी। हैं, उनके खिलाफ भी एक रेसलर खड़ा कर दिया गया है। तो लेकिन वो एक हिंदुस्तान के यंग लोगों की और महिलाओं की एस्पिरेशंस की प्रतीक है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो महिला का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी। वो भी अफेक्ट हुई है हरियाणा में इससे। और बाकी तो कहते भी हैं, एक फिल्म भी आई थी, मारी छोरी छोरों से कम है के, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। छोरियों ने, हाँ, तो छोरियों ने बता भी दिया था। एक केजरीवाल का एपिसोड है, उस पर भी बात करूंगा मैं आपसे।
जेल में रहना, फिर उनका आना, उनका कहना कि मुझे तोड़ा गया, मुझे फोड़ा गया, मुझे यातनाएं दी गई, लेकिन मैं हरियाणा का लाल हूँ, झुकूंगा नहीं, वो भी चुनाव में है, उनके प्रत्याशी भी चुनाव में है, वो फैक्टर है कुछ इस चुनाव में आपको लगता है? देखिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है। भले ही केजरीवाल हरियाणा के रहने वाले हों, भले ही केजरीवाल वैश्य कम्युनिटी के हों, भले ही बीजेपी ने 4 वैश्य की टिकट काट दी हों, लेकिन इसके बावजूद भी केजरीवाल का कोई चमत्कार हरियाणा में होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। लोकसभा चुनाव में चूंकि अलायंस था, इंडिया अलायंस की बात थी, और कुरुक्षेत्र की टिकट सुशील गुप्ता को दी गई थी, इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही और 2 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने जीत भी दर्ज की, लेकिन ड्यू टू कांग्रेस ओनली। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को जो भी वोट आएंगी, वो वोट मुझे लगता है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाली वोट है। अपने दम पर इस चुनाव में कम से कम आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करेगी, लेकिन अगर अलायंस हो जाता तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को फ़ायदा होता अगर अलायंस होता तो। नीरजा मैम, ये बड़ा दिलचस्प है, मैं बहुत छोटे में इसका जवाब चाहूँगा आपसे। देखिए, जो रिपोर्ट्स अब तक आ रही हैं, हालांकि नतीजे तो जनता ही तय करेगी, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये आ रही है, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट मिलेगा तो वो कांग्रेस का वोट कटेगा, अगर वो निर्दलीयों को वोट मिल जाएगा तो इधर कट जाएगा, उधर वोट गया तो इधर वोट कट जाएगा। उसके बावजूद कह रहे हैं कि कांग्रेस लीड कर सकती है। तो ऐसी कितनी सीटें आने वाली थी कांग्रेस की कि जहां भी डेंट लगेगा वो कांग्रेस को लग रहा है, फिर भी उम्मीदें, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी आ रही है। देखिए, मुझे जो सेंस लगता है, परिवर्तन की चाह है इस बार, और जब लोग मन बना लेते हैं ना परिवर्तन का, तो थोड़ा बहुत डेंट लगेगा अच्छे मजबूत कैंडिडेट का। मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि इस बार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक फैक्टर आप पे नहीं। बाध्यता नहीं, आप असहमत भी हो सकती हैं। नहीं इससे मैं सहमत हूँ कि इस बार वो उनका नहीं चलने वाला। हो सकता है कि केजरीवाल को 3-4-5 महीने पहले छोड़ देते और वो जुट के लग जाते तो शायद काटते और ज़्यादा वोट। और ये भी सही है कि कांग्रेस के साथ मिलते तो दोनों नहीं को तो फायदा उनका होता। लेट बाहर आना कांग्रेस के लिए फायदेमंद है, बीजेपी के लिए? नहीं, उनका लेट बाहर आना कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि नहीं तो वोट काटते, क्योंकि मुझे उनका लगता अपना है प्रदेश है। उनका बाहर आना भाजपा के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जितनी वोट बढ़ाएंगे वो कांग्रेस की वोट। अच्छा, कमाल की बात है, उनके बाहर आने का आम आदमी पार्टी वाले कहते होंगे कि हमारे लिए फायदेमंद है, कम से कम बाहर आ गए। तो खैर, इन्हीं चीज़ों को लेकर ये चुनाव है और चुनाव पर हम बात कर रहे थे। आज हम गुरुग्राम में थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नीरजा मैम आपका, और अनिल सर बहुत शुक्रिया आपका, यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार थे, एक हमारे साथ RWA एसोसिएशन के, बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से यादव जी बैठे हुए थे। गुरुग्राम के लोगों से हमने बात की, यहाँ के युवाओं से, सीनियर सिटीजन से हमने बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर गुरुग्राम चाहता क्या है। लेकिन NDTV करता है आपसे एक अपील इस इलेक्शन कार्निवाल के जरिए से, और अपील सिर्फ एक कि 5 अक्टूबर बस वोटिंग का दिन आने वाला है। आप अपना वोट कास्ट करने जरूर जाइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर अपनी राय रखने, एजेंडा चलाने, ये चीजें वो चीजें वो काउंट नहीं होती हैं। लोकतंत्र में आपका मत एक ही तरीके से काउंट होता है और वो होता है आपका वोट। तो अपना वोट जरूर दीजिए, कोशिश कीजिए कि आप एक मिसाल कायम करें। सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ से आता है, तो सबसे ज्यादा वोट भी यहीं से पड़ने चाहिए। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं और ये हम आपसे ये अपेक्षा भी रखते हैं कि 5 अक्टूबर को आप जाएंगे अपने पोलिंग बूथ पर और वोट जरूर करेंगे। NDTV इलेक्शन कार्निवाल में गुरुग्राम से अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए NDTV इंडिया। धन्यवाद।